बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नई बात के साथ मैं हूं फवाद अहमद। नाज़रीन, सरहद पे कशीदगी क्या हुई, हिंदुस्तान ने बहाना बनाकर पाकिस्तानी अदीब और फनकारों का रास्ता अपने मुल्क में रोक दिया। ये रास्ता सिर्फ अदीब और फनकारों का नहीं रोका गया, बल्कि अदब और फन को अपने मुल्क के अंदर दाखिले से रोका गया है। हिंदुस्तान को इसको आगे जाके एहसास भी होगा, इसका पाकिस्तान के ऊपर क्या असरात होंगे। ये सारा जो सिनेरियो है, इसमें पाकिस्तान का फनकार क्या सोचता है, पाकिस्तान का अदीब क्या सोचता है, इसी के ऊपर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमारे साथ मौजूद होंगे मारूफ अदाकार अयूब खोसा साहब। उनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया अयूब खोसा साहब हमें ज्वाइन करने का। खोसा साहब, ऐसा तो नहीं है कि अदब जो है उसकी तो कोई बाउंड्रीज नहीं होती, कहा यह जाता है, लेकिन हिंदुस्तान का रवैया यहाँ मुख्तलिफ नज़र आता है। अदब हो, फनकार हो, उनकी कोई बाउंड्रीज नहीं होती। सारी दुनिया में यकसा इज्जत भी की जाती है फनकार की। लेकिन हिंदुस्तान का रवैया ये होता है कि जब ताल्लुकात कशीदा होते हैं, चाहे वो उड़ी का मामला हो, चाहे फिर वो पुलवामा का मामला हो, तो इंडिया जो है सबसे पहला काम जो करता है वो फनकारों की आमद का सिलसिला रोक देता है। कैसे देखते हैं इस सिलसिले को? देखिए, बात यह है ना कि हमारे जो दोस्त जाते हैं वहाँ पे, हमारे जो फनकार वहाँ पे जाते हैं, जब तक कि आप हुकूमती सतह पे कोई ऐसी चीज़ ना बनाएं जिसमें ज़ाहिर है उनके फनकार भी तो यहाँ पे आने चाहिए, तो हम अपने आप को इस काबिल बनाएं कि उनके फ़नकार यहाँ पे भी आएँ, हमारे फ़नकार वहाँ पे भी जाएँ। हम पता नहीं क्यों हमने इसको कोई क्राइटेरिया बना लिया है कि जनाब हमारे फ़नकार अगर वहाँ पे नहीं गए तो पता नहीं कौन सी क़यामत आ जाएगी। तो मैं अपने उन फ़नकार दोस्तों को कहता हूँ कि देखिए, बात यह कि सबसे पहले आपके मुल्क की इज़्ज़त की बात होती है, आपकी गैरत की बात होती है। तो पहले सबसे पहले अपने मुल्क की इज़्ज़त है और अपनी गैरत की बात है। हम मरे जाते हैं, हम कहते हैं कि यार हम हिंदुस्तान अगर नहीं गए तो क्या होगा हमारे साथ। भाई, आपके मुल्क में आपके कदरदान ज़्यादा हैं। आप अगर यहाँ पे गाना गाते हैं, या आप यहाँ पे आप एक्टिंग करते हैं, या आप यहाँ पे डायरेक्शन देते हैं, या आप यहाँ पे पोइट्री करते हैं, हमारे अपने माशाल्लाह बहुत बड़े बड़े नाम हैं। तो हम इंडिया के लिए क्यों मरे जाते हैं? तो मेरा सबसे पहले सवाल ये है कि अगर वो आपको वेलकम नहीं करते हैं तो आप क्यों ये इस बात को सवाल बनाते हैं कि जी हमारे फनकार क्यों वहाँ पे जाते हैं। तो इसीलिए जब आप अपनी इज़्ज़त का ख्याल नहीं करते हैं, अपनी गैरत का ख्याल नहीं करते हैं, तो वो फिर आपको उस तरह से ट्रीट करते हैं। अच्छा खोसा साहब, ये रवैया किस किस्म का है कि आप अदब और फनकार को, अदीबों का आना जाना, शायरों का आना जाना, फिर फनकारों का आना जाना, ये तो देखे ना, इनकी तो कोई बाउंड्रीज होनी नहीं चाहिए। इस रवैये के हवाले से हिंदुस्तान के आप क्या कहते हैं? देखिए, मैं देखो, वो रेसिप्रोकल है, दो तरफा है कि अगर आपको वहाँ पे इज़्ज़त मिलती है तो आप उसके लिए जाएं। देखो, मैं ये कहता हूँ कि आपके जो लिखी हुई चीज़ है उसकी कोई बाउंड्री नहीं है। आपके जो फ़न की है उसकी कोई बाउंड्री नहीं है। अगर मैं यहाँ पे एक्टिंग करता हूँ तो दुनिया के किसी भी कोने में जो उर्दू को समझता है, जो मेरी ज़ुबान को जानता है, जो मेरे कल्चर को जानता है, वो मुझे देखेगा और वो मुझे सराहेगा। जो मेरे म्यूज़िक को जानता है वो मेरे म्यूज़िक को सुनेगा, जो मुझे जानता है वो मुझे ज़रूर सुनेगा। तो उसकी कोई बाउंड्री उस तरह से नहीं है। लेकिन जब मुल्क के हवाले से जब कोई बात आती है तो तब ये सारी चीज़ें दब जाती हैं, तब इन चीज़ों की फिर उस तरह से वो नहीं रहती। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि सबसे पहले आपके अपनी जो इज़्ज़त है, आपका अपने जो गैरत है, उस चीज़ को देखनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता आपके ताल्लुकात दुनिया में आप अपनी चीज़ को बेहतर बनाएं, आप अपने ड्रामों को बेहतर बनाएं, अपनी मौसीकी को बेहतर बनाएं। आपको सुनने वाले दुनिया के हर कोने में मौजूद हैं। तो इसलिए उसको, इन चीज़ों को, अगर अल्लाह करे कि मुल्कों के हालात बेहतर हों, हमारे हिंदुस्तान के, पाकिस्तान के हालात बेहतर हों, तो आप वहाँ पे जा सकते हैं। देखें, अब जहाँ पे मैं बैठा हूँ, मैं इस वक्त कोयटा में हूँ, बलूचिस्तान में हूँ। हमारा कल्चर अफ़गानिस्तान के साथ, हमारा कल्चर ईरान के साथ बहुत मिलता जुलता है। तो हम कहते हैं कि आप ईरान के साथ भी ये टाइज़ बनाएं, आप अफ़गानिस्तान के साथ भी ये टाइज़ हो, आपके हिंदुस्तान के साथ भी ये टाइज़ हो। तो आपका अदाकार, आपका एक्टर, आपकी सारा कुछ, आप ये अपने हमसाये जितने ममालिक हैं, आप उनके साथ कोई हुकूमती सतह पे कोई इस तरह का कोई मुआहदा करें कि आपके फ़नकार वहाँ पे उस मुआहदे के तहत जाएँ, उनके फ़नकार उस मुआहदे के तहत आपके पास आएँ। ये सबसे पहले इज़्ज़त होनी चाहिए अपने मुल्क के हवाले से। मैं बार बार इस बात को इसलिए दोहरा रहा हूँ कि हम क्यों इस बात को सवाल बनाते हैं कि यार क्यों अगर हम हिंदुस्तान नहीं गए तो देखें फिर ये फ़नकार की बाउंड्री कहाँ चली गई, फिर हमारे फ़न की बाउंड्री कहाँ चली गई। तो मैं कहता हूँ कि सबसे पहले अपना मुल्क, सबसे पहले पाकिस्तान, उसके बाद बाकी चीज़ें। अच्छा खोसा साहब, आप एक ज़माने में, जिस वक्त आप लोगों का पीक था, बिल्कुल आपकी जवानी थी, उस वक्त पाकिस्तान, अभी भी जवानी है, ऐसी कोई बात नहीं, अभी भी जवानी है, चलें, उस वक्त आप एक बहुत अच्छा कंटेंट प्रोड्यूस करते थे। पाकिस्तान टेलीविजन से कंटेंट प्रोड्यूस होता था, जो कि इंडिया में भी देखा जाता था, यहाँ भी गलियां सुनसान हो जाती थी। आखिर हमने कहाँ पर लेक किया है कि अब आप ये कह रहे हैं कि जी हम इंडिया जैसा कंटेंट शायद प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे, क्वालिटी कंटेंट नहीं है, इसलिए रेसिप्रोकल नहीं है, वहाँ से लोग नहीं आते। ये कहाँ पर गैप आया? नहीं, देखें, हम इंडिया से बहुत ही बेहतर कंटेंट अभी भी प्रोड्यूस कर रहे हैं।
लेकिन सिर्फ और सिर्फ अगर हम मार खा रहे हैं तो हम मार्केट के हवाले से मार खा रहे हैं। उनकी मार्केट बहुत बड़ी है, हमारी मार्केट छोटी है, हमने अपनी मार्केट के ऊपर तवज्जो नहीं दी। और दूसरा, जब आप कंटेंट की बात करते हैं तो हमारे पास माफ़ी के साथ, माजरत के साथ, हमारे चैनल्स में जितने भी चैनल्स हैं जो भी इंटरटेनमेंट की तरफ हैं, वो मादर पिदर आज़ाद हो गए। जब मादर पिदर आज़ाद हो जाते हैं फिर कुछ जिस तरह का कंटेंट आ जाए कोई बात नहीं है जी। अब आपको कंटेंट डिक्टेट करता है आपका चैनल, वो आपके राइटर को, जो आपका बेहतरीन राइटर है, उसको कहते हैं कि जी आप इस मौजू पे लिखें। आपके अदाकार जो है ना वो उसको कहते हैं कि जी आपने इस तरह से सब चीज़। तो आपको, मैं अगर पाकिस्तान टेलीविज़न के हवाले से जब आप बात करते हैं तो पाकिस्तान टेलीविज़न में स्क्रिप्ट का एक सेक्शन हुआ करता था, जहाँ पे स्क्रिप्ट जाता था, वहाँ पे एक पढ़ा लिखा एक अदीब जो स्टोरी को समझता था, जो कहानी को समझता था, वो उसको पढ़ता था और उसके बाद वो उसकी अप्रूवल दिया करता था। उसके बाद फिर जो डायरेक्टर था वो प्रॉपर डायरेक्टर था, प्रॉपर वो उस काम के लिए मौजूद था। वो फिर देखता था कि किस किरदार के लिए कौन सा एक्टर मौजू है, वो उस तरह से उसका चुनाव किया करते थे। अब ये जो है ना बाकी जिस तरह से हमारे इंटरटेनमेंट की एक फील्ड है, वहाँ पे हमारे जो बहुत बड़े बड़े राइटर्स हैं वो आप कहाँ हैं? अब्दुल कादिर जुनेजो साहब से कौन लिखवाता है? अफगान उद्दीन सईद साहब से कौन लिखवा रहा है? नूरुल्लाह शाह साहब से साहिबा से कौन लिखवा रहा है? हमारे बलूचिस्तान के राइटर्स मुझे बताएं, हमारा जो रीजनल कंटेंट है, हमारे जो बलूचिस्तान का कंटेंट है, आपको किस चैनल पे नजर आ रहा है? क्वेटा सेंटर कोई भी एक चैनल का नाम आगे था, इसके ड्रामे सबसे बेहतर होते थे। ये बहुत बेहतरीन ड्रामे, देखिए आप अगर मैं नाम लेना शुरू कर दूं तो एक बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है। हमारे बलूचिस्तान से, क्वेटा से, हमारे सिंध से, पंजाब से, खैबर पख्तूनख्वा से, कश्मीर की हमारी कहानियाँ। अब वो कहानियाँ कहाँ हैं? हमने ख़ुद अपने कल्चर को, हमने ख़ुद अपने कंटेंट को सिर्फ मार्केट को गेन करने के लिए, हमने वो घी के डब्बे वाले के लिए, हमने उस मशरूब के बोतल वाले के लिए, हमने उस चाय के डब्बे वाले के लिए, हमने उस पानी के बोतल वाले के लिए, हमने उसकी मर्ज़ी के मुताबिक ड्रामे बनाने शुरू कर दिए। तो जब आप एक घी के डब्बे वाले की फरमाइश में ड्रामा बनाएंगे, जब आप एक शरबत की बोतल वाले की फरमाइश में ड्रामा बनाएंगे, क्योंकि वो मार्केट है, जब आप उसके मुताबिक बनाएंगे तो फिर आपका कंटेंट, आपका कल्चर, आपको जो रहन सहन है वो फिर तबाह हो जाता है। इसलिए मैं अभी भी कहता हूँ कि आपका कंटेंट बहुत मजबूत है, आपके डायरेक्टर्स बहुत इंटेलिजेंट हैं, आपके एक्टर्स बहुत इंटेलिजेंट हैं, आपके सिंगर्स को दुनिया सुनती है। आप अपने आप को देखें, अपने आप को बेहतर बनाएं, छोड़े ये इंडिया के चक्करों को। हाँ, जब इंडिया और पाकिस्तान के टाइज बेहतर हों तो आप एक मुआहदे के तहत वहाँ पे जाएं। मुआहदे के तहत जब आप जाएंगे की आप बात कर रहे हैं, उस मुआहदे की क्या शिकें हो सकती हैं? किस तरीके से इस पूरे रीजन के अंदर आप ये कह लें कि फ़न को, अदीब को, फनकार को, इन सबको प्रमोट किया जा सकता है? देखिए हालात इंशाल्लाह आज नहीं तो कल ठीक होने हैं ना, तो इन खित्तों को भी तरक्की करनी है, लोगों को भी तरक्की करनी है, हमें अपना कंटेंट भी बेहतर करना है। क्या तजावीज़ है आपके पास, क्या खाका है, क्या चीज़ें हो सकती हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपनी हुकूमत के हवाले से कहूँगा, हमारी हुकूमतों ने कभी भी अपने इस कल्चर को, कभी भी अपनी इन चीज़ों को उस तरह से लिया नहीं है। आप जब उनसे बात करेंगे तो वो आपसे सड़कों की बात करेंगे, वो आपसे बाकी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे, लेकिन वो अपने इस चीज़ के ऊपर कभी बात नहीं करेंगे। आप किसी भी हुकूमती बंदे के सामने चले जाएं, हमारा राइटर, हमारा डायरेक्टर, हमारा एक्टर, हमारे जितने भी लोग हैं, वो उस तरह से उसको लेते नहीं है। मुझे याद है कि मैंने एक सॉफ्ट इमेज के लिए, मैंने कोई डॉक्यूमेंट्रीज़ की मैंने बात की थी। मैंने कहा अपने मुल्क का एक सॉफ्ट इमेज बनाने के लिए हमें बेहतरीन डॉक्यूमेंट्रीज़ बना सकते हैं, इसके ऊपर हम काम करें। तो मुझे किसी एक वज़ीर आला साहब से मेरी बात हो रही थी, जब मैंने उनसे बात की तो उसने अनसुनी कर दी इस बात। उसने कहा कि खोसा साहब कोई और बात करें, क्या डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाना, क्या सॉफ्ट इमेज की बात करना। देखिए, जब आपके हुकूमत के लोग, जब आपके इस कल्चर को, आपके इस फ़नून लतीफ़ा को जब उसको उस तरह से नहीं लेंगे तो फिर आपकी ये चीज़ एक तरफ चली जाती हैं। मैं कहता हूँ कि एक आपके जो इदारे हैं, हमारे पास इदारे हैं, आर्ट्स काउंसिल्स हैं, हमारे पास पाकिस्तान नेशनल जो आर्ट्स के मुतल्लिक बहुत सी चीज़ें हैं, उसको आप उसको मजबूत करें, चाहे वो आपके बलूचिस्तान के हों, सिंध के हों, कहीं के भी हों, उसको आप मजबूत करें और बाकायदा इसके ऊपर हुकूमत जो है वो इस तरह के मिनिस्टर्स बिठाए। मुझे याद है कि मैंने एक दफ़ा एक मिनिस्टर थे जो कि कल्चर को देखते थे और टूरिज़्म को देखते थे। मैंने उनसे सवाल किया, मैंने कहा सर हम टूरिज़्म के ऊपर क्यों बात नहीं करते हैं, हम अपने कल्चर के ऊपर क्यों बात नहीं करते हैं? क्योंकि दुनिया के जितने ममालिक हैं वो पूरा एक टूरिज़्म के हवाले से, कल्चर के हवाले से पूरे साल मनाते हैं। वो कहते हैं कि जी हमारा ये 2000 फलां का साल जो है वो हमारे टूरिज़्म के लिए, हमारे कल्चर का साल होगा, तो दुनिया को इन्वाइट करते हैं, हम नहीं करते हैं। तो जब मैंने उस मिनिस्टर साहब से कहा, मैंने कहा जी इसके ऊपर हम काम करना चाहते हैं,
तो वो हंसना शुरू हो गया, कहने पता नहीं मुझे क्यों इन्होंने यहाँ पे कल्चर पे और टूरिज्म पे बिठा दिया, तो मैं तो इसका बंदा ही नहीं हूँ। तो जब आप इस तरह के लोगों को बिठाएंगे तो फिर आपके कल्चर का, फिर आपकी इन सारी चीज़ों का यही असर होगा। खोसा साहब, एक यहाँ पर एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, जिसकी आप अभी थोड़ी देर पहले बात भी कर रहे थे। बस ब्रेक ये के आपकी बाद आएंगे तो मजबूरी आपसे इसी टॉपिक पे ये आपकी मजबूरी है और मेरी मजबूरी है कि मैं इंतजार करूँ। बिल्कुल ठीक है जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक दफा दोबारा मिलते हैं। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर खुशामदीद। मारूफ अदाकार, मारूफ राइटर, मारूफ प्रोड्यूसर अयूब खोसा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सियासत में भी हिस्सा ले चुके हैं, उनसे बात कर रहे हैं पाक भारत ताल्लुकात। सियासत में हूँ, हिस्सा नहीं ले चुका, सियासत में हूँ, सियासत में भी मौजूद भी है, उनका कहना ही है। अच्छा अयूब साहब, ये जो पाकिस्तानी अदाकार जब हिंदुस्तान जाते हैं, आप खुद भी इसका तजर्बा कर चुके हैं, एक्सपीरियंस कर चुके हैं, तो इनका रवैया वहाँ पर कैसा होता है, इनकी परफॉर्मेंस कैसी होती है? क्योंकि खबरों में तो हम देखते हैं कि किसी को दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया जाता है, किसी की वहां पर जो है वो बड़ी पजीराई होती है, जितने भी लोग हैं उनकी पजीराई बड़ी होती है। आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है इसमें? देखिए क्योंकि मैं इंडिया नहीं गया हूँ काम के लिए, लेकिन मैंने इंडियन के साथ काम किया है, मेरे 2 दफ़ा मेरा तजुर्बा हुआ है। देखिए अगर हम प्रोफेशनली बात करते हैं तो प्रोफेशनली बहुत ही प्रोफेशनल लोग हैं, बहुत ही प्रोफेशनल लोग हैं। मतलब वो अपने इस काम को इबादत के तौर पे लेते हैं, अपने काम से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और पूरी डेडिकेशन के साथ और डिवोशन के साथ काम करते हैं। और वो जो भी एक्टर्स और एक्ट्रेसेस वगैरह उनके साथ काम करते हैं वो बहुत ज़्यादा इज्जत देते हैं, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है। अच्छा कौशल साहब, ये जो मौज़ूआत होते हैं हिंदुस्तानी फिल्मों के, ये बाज़ दफ़ा पाकिस्तान के अगेंस्ट भी होते हैं, तो हमारे अदाकार उन चीज़ों को भी देखते नहीं हैं, उसके बाद भी उनके साथ काम करते रहते हैं। जिस ज़माने में फिल्में बन रही होती हैं, बहुत सारी फिल्में ऐसी हैं, उसके बावजूद भी आप क्या समझते हैं कि अदाकार को भी हुब्बुल वतनी का सबूत नहीं देना चाहिए किसी भी चीज़ को कास्ट करने से पहले कि वो मुल्क बिहेवियर क्या कर रहा है आपके साथ? देखिए मैंने जब कहा ना, जब आप हुकूमती सतह पे चीज़ों को करते हैं ना तो फिर आप पूरे एक एनओसी लेके जाते हैं। एनओसी का मतलब ये होता है कि जिस काम के लिए आप जा रहे हैं उस काम को देखा जाता है कि आप किस काम के लिए जा रहे हैं। मुझे याद है कि जब मुझे एक मूवी ऑफ़र हुई थी, उसका पता नहीं मुझे नाम लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, तो मैंने वो मूवी मैंने इनकार किया था। मैंने कहा क्योंकि उसमें कोई एक सीन इस तरह का था जिसमें मैंने कहा था कि जी मैंने ये जुमले नहीं कहने। तो उसने कहा कि देखें जी आप तो एक्टर हैं और आप एक करेक्टर को जो है ना आपने वो करना है, और वो करेक्टर जो है वो पाकिस्तान का नहीं है, वो पाकिस्तान से बाहर किसी मुल्क का करेक्टर है, तो इसमें आपको एतराज़ नहीं होना चाहिए। मैंने कहा लेकिन मैं पाकिस्तान का एक्टर हूँ और आप मुझसे वो जुमले कहलवाना चाह रहे हैं जो कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है। तो मैंने वो काम नहीं किया। मुझे बहुत अच्छी ऑफ़र थी पैसों के हवाले से, लेकिन मैंने कहा नहीं, पैसे जो है ना वो आपके पास आते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन इज़्ज़त एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। मैंने वो काम नहीं किया, लेकिन मेरी जगह पे वो काम हमारे किसी एक और पाकिस्तान के किसी एक दोस्त ने वो काम किया, लेकिन उसके खिलाफ किसी ने कोई बात नहीं की। उसको मैं दोस्तों को कहता रहा कि जी मैंने ये काम इसलिए नहीं किया कि उसकी ये वजह थी, लेकिन किसी ने कहा कि बहुत से लोगों ने मुझे कहा कि यार आप तो बेवकूफ़ हैं, आप तो पता नहीं किस दुनिया में रहते हैं। तो खैर बहरहाल मेरी वो बेवकूफ़ी मुझे कबूल है, लेकिन बात यह है कि जब आप एनओसी लेके जाते हैं, जब आप हुकूमत को कहते हैं कि जनाब मुझे ये ऑफ़र आई है, और वो अगर इस तरह से कोई ट्रायंगल बना हुआ हो तो आपको पता हो कि आप किस काम के लिए जा रहे हैं, आपसे कौन सा काम लेना वो चाह रहे हैं। तो इसलिए मैं कहता हूं कि जब हुकूमती सतह पे चीज़ें होंगी तो फिर आपको ये चीज़ें नहीं देखनी पड़ेंगी। अच्छा खोसा साहब, आपने सियासत में भी हिस्सा लिया है, मैं तो बोल के कह रहा हूँ कभी भी लेते हैं आप। अभी गुज़िश्ता इंतखाबात में भी आप उम्मीदवार थे इमरान खान साहब वाली सीट से ही। तो खोसा साहब, बीइंग सियासतदान, आप क्या समझते हैं कि हिंदुस्तानी मीडिया का जो रवैया है पाकिस्तान के साथ, ख़ास तौर पे इशूज़ के ऊपर जिस तरीके से वो भड़काते हैं, इशूज़ को ठंडा करने के बजाय, एजुकेट करने के बजाय अपने तौर पे मनगढ़ंत करते हैं, उस रवैये को आप कैसे देखते हैं जो हिंदुस्तानी मीडिया का रवैया है? देखिए मैं जो हिंदुस्तानी मीडिया है ना उसकी तो मैं भरपूर अंदाज में मजम्मत करता हूँ। देखिए सहाफ़त एक बहुत बड़ा एक ऐसा मुक़द्दस पेशा है कि उससे आप भी बखूबी वाकिफ़ हैं और जितने सहाफ़ी दोस्त हैं वैसे बखूबी वाक़। लेकिन जब आप सहाफ़त करते हैं तो जब तक आपके पास फैक्ट्स एंड फिगर्स ना हो, जब आपके पास पूरा सबूत ना हो, आप उसके ऊपर बात नहीं करते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि जो हिंदुस्तान के वो सहाफ़ी जिन्होंने इस पूरे माहौल में अपना बहुत ही नेगेटिव किरदार अदा किया है, उनके लिए बायस शर्म है। और वो लोग सहाफ़त पे मतलब एक ऐसा दाग है कि जो मैं समझता हूँ कि जो हिंदुस्तान के जो समझदार तबका है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो इस चीज़ को समझते हैं, वो ख़ुद भी उसको बहुत बुरा भला कह रहे हैं। क्योंकि देखें ये फिर वही मार्केट वाली बात आ जाती है कि आपने फौरी तौर पे, क्योंकि हमारे यहाँ पे एक अरसे में ये एक चीज़ें चली हैं कि ब्रेकिंग न्यूज़ पे या जो वो क्या कहते हैं रेटिंग के चक्करों में हमने फौरी तौर पे कूद पड़ते हैं। सबसे पहले हमने ये खबर सुनाई।
कि सबसे पहले जी हमने ये खबर सुनाई, हम हैं वो पहले लोग जो हमने ये बात आप तक पहुंचाई, हमने ये सारा कुछ किया। हम इन चक्रों में अपने उस अक़दार को भूल जाते हैं जो सहाफ़ती इक़दार है। हमारे यहाँ बहुत बड़े बड़े नाम हैं, बहुत बड़े बड़े सहाफ़ी हैं जो कि हमेशा बात की तह तक जाते हैं अपना वो, क्योंकि देखिए फिर बात उन पे आती है कि आपने एक चैनल पे बैठ के, एक बहुत बड़े चैनल पे बैठ के आपने गैर जिम्मेदारी का सबूत दिया है। फिर उसके ऊपर मेरा ये ख्याल है कि अगर कोई भी सहाफ़ी, कोई भी बंदा जो बग़ैर किसी तहकीक के कोई ऐसी बात कर जाए तो मेरा ख्याल है उसके ऊपर पैमरा के रूल्स होंगे, वो उस चैनल के अपने कवानीन होंगे। उनको चाहिए कि ऐसे सहाफ़ी के ख़िलाफ़ सख्त एक्शन ले। लेकिन इस पूरे माहौल में, पूरे सूरत हाल में मैं समझता हूँ कि जो हमारा मीडिया है, जो हमारे पाकिस्तान का मीडिया है, उसने बहुत ही समझदारी के साथ काम किया है और बहुत ही समझदारी का सबूत दिया है। अच्छा खुदा साहब, ये जो इंडिया के फिल्मों के मौज़ूआत होते हैं, ड्रामों के मौज़ूआत होते हैं, ये आप समझते हैं कि हमारे कल्चर से हम आहंग होते हैं? मतलब एक कल्चरल वॉर भी नहीं है ये? अगर आप उनके कंटेंट को यहाँ पाकिस्तान में एयर होने की इजाज़त दें तो जाहिर है कि उससे आपका एक कल्चर भी ख़राब नहीं होगा, आपके अक़दार ख़राब नहीं होंगे, आपकी वैल्यूज़ ख़राब नहीं होगी। देखें मुझे एक बयान मुझे याद है जो इंडिया के किसी मुझे लीडर का नाम मुझे मालूम है लेकिन मैं नहीं लेना चाहता। वो किसी इंडिया के लीडर ने कहा कि बात यह है कि हमारे पास मीडिया बहुत पावरफुल है और हमने अगर इन्वेजन करनी है, अगर हमने इन्वेट करना है, अगर हमने फतह करना है, हम अपने चैनल, अपने मीडिया के ज़रिए हम फतह करेंगे, हम अपनी फिल्मों के ज़रिए फतह करेंगे। अब आप देख लें, हमने एक मूवी बनाई थी ऑपरेशन 021, ज़ेबा बख्तियार साहिबा ने उसको प्रोड्यूस किया था और बेहतरीन मूवी थी। वो मूवी हमने बनाई, सेम उसी दिन जिस दिन वो मूवी रिलीज़ हुई है उसी दिन इंडिया की एक मूवी जो है ना वो भी पाकिस्तान की सिनेमाओं में लगी। सिर्फ़ और सिर्फ उस मूवी को सपोर्ट करने के लिए, अपना पैसा बनाने के लिए, जो ऑपरेशन 021 ज़ेबा बख्तियार की मूवी थी, उन्होंने सेम उसी दिन अपनी सिनेमाओं से उसको उतार दिया था। वो इंतहाई जुल्म किया उन्होंने उस प्रोड्यूसर के साथ जिसने बहुत ही मुश्किल वक्त में वो पैसा लगाया उस मूवी को बनाने में। देखिए बात यह है कि हमारे जो सिनेमा ओनर्स हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ इन चक्करों में रहते हैं कि जनाब हमने पैसा बनाना है। ठीक है, बनाएं पैसा, हम ये नहीं कहते कि पैसा नहीं बनाए, हर एक को हक है, लेकिन ये भी हक है कि आप अपनी सिनेमा को सपोर्ट करें, अपने जो प्रोड्यूसर्स हैं उसको सपोर्ट करें, उनका मुआशी कत्ल ना करें, उनका कत्ल ना करें। अच्छा खुदा साहब, ये जो प्रोडक्शन है पाकिस्तान में जो हो रही है, इसको सपोर्ट करने के लिए जिस तरह से काफ़ी इस तरह के मामलात ऐसे हैं कि आपकी कोई मूवी आती है, साथ ही एक दूसरी मूवी आप लगा देते हैं कि जो आपकी जो मुल्की प्रोडक्शन है उसको जो है वो दबा देती है। तो इसके हवाले से क्या कानून साजी ऐसी हो सकती है, क्या तरीक़ेकार अपनाया जा सकता है कि जो हमारा फ़न है अपना वो प्रमोट हो, लोग देखेंगे तो उन्हें पता लगे ना हम क्या बना रहे हैं? देखिए इसके ऊपर तो कानून साजी हो सकती है। मेरा नहीं ख्याल कि आप इसके ऊपर, जब आपकी मूवीज़ रिलीज़ हो रही हैं, अब माशाल्लाह बहुत अच्छी अच्छी मूवीज़ बन भी रही हैं, लेकिन आपके जो मौज़ूआत हैं वो कुछ एक तरह के हो गए हैं, एक जैसे मौज़ूआत हो गए। आप मुख्तलिफ मौज़ूआत पे फिल्में बना सकते हैं, उसको प्रमोट करना हुकूमत का भी काम है कि वो उसके लिए थोड़ी सी टैक्सेशन में और बहुत सी चीज़ों में उनके साथ वो रियायत कर सकती है। इसी तरह से जो सिनेमा ओनर्स हैं उनको भी चाहिए कि अगर वो ठीक है, वो बाहर की कोई भी मूवी चले, मैं ये कहता हूँ कि जी वो इंडिया की मूवी चलाना चाहते हैं तो वो इंडिया की मूवी चलाएं, लेकिन साथ में अपनी मूवी का भी कत्ल ना करें, अपनी मूवी को भी चलाएं। जब तक जो पिछला सवाल था आपका मौज़ूआत के हिसाब से, हम तो उनका कोई भी मौजू हमारे सिनेमा में वो मूवी लग जाती है, वो मूवी लग जाती है, लोग उसको पसंद करते हैं, लोग उसको चाहे हमारे मुल्क के खिलाफ हो वो भी लग रही होती है। अच्छा हाँ, वो भी लग रही होती है, पता नहीं हमारा, मुझे नहीं मालूम कि हमारे जो सेंसर के जो लोग हैं जो कि इन मूवीज को सेंसर करते हैं वो पता नहीं सो रहे होते हैं। और जो हमारे खिलाफ होती है, आशिर अजीम साहब की मूवी जिस तरह से थी वो बैन कर देते हैं हम लोग। ये बात तो है, पता नहीं कुछ चीज़ें बिगड़ी हुई हैं ना, बहुत सी चीज़ें बिगड़ी हुई हैं। बैठ के हमारे जो थिंक टैंक, मुझे पता नहीं हमारे यहाँ कोई थिंक टैंक हैं भी कि नहीं, तो अगर हैं तो उनको बैठ के इन चीज़ों को देखना चाहिए। और मेरा ये ख्याल है कि मैं आपके चैनल के तवज्जुह से ये मैं कहूँगा कि खुदारा अभी भी बैठे अपनी इन चीज़ों को दुरुस्त करें। अपनी चीज़ों को दुरुस्त करेंगे तो आप कि जो मीडिया है ना, ये अब बहुत ख़तरनाक हो गया। इवन ख़तरनाक इन अ सेंस कि आप इसको अपने मुल्क के मुफाद में इस्तेमाल कर सकते हैं, इस मीडिया को इस्तेमाल कर सकते हैं, सोशल मीडिया को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो हमारे दोस्त सोशल मीडिया पे हर वक्त, क्योंकि बहुत आसानी हो गई, आप किसी को भी अपना मोबाइल खोल लें, कुछ भी आप रिकॉर्ड कर लें, कुछ भी आप बात कर लें, सोशल मीडिया उसको सर पे उठा लेती है। तो हम अपने मुल्क के जो हमारे जो दोस्त हैं जो कि बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं सोशल मीडिया पे, बात पे वो पहुँचे हुए होते हैं,
उनसे गुजारिश है कि सबसे पहले अपने मुल्क की इज़्ज़त के हवाले से ख्याल करें और कोई ऐसी चीज़ ना करें जिससे, और दूसरा इस तरह की शेयरिंग ना करें जो आपके मुल्क के खिलाफ। बिल्कुल ठीक है। अच्छा खोजा साहब, आप TNI प्रोडक्शन को हेड भी करते हैं, आप क्या मुनफरिद कर रहे हैं? ये मेरा आखिरी सवाल है आपसे कि आप ऐसा क्या मुनफरिद कर रहे हैं कि जिससे नाज़रीन उम्मीद रखें कि जो आपकी प्रोडक्शन होगी वो मुनफरिद होगी और वो इंडियन ड्रामों का, इंडियन फिल्मों का अगर कोई खला पैदा होता है तो उसको पूरी कर सकेगी? आपका प्रोडक्शन हाउस क्या कर रहा है? देखिए, मैं किसी TNI को मैं हेड नहीं करता। मैं TNI मेरे दोस्त हैं, वो उनको हेड करते हैं। और हाँ, हमने स्टार्ट साथ लिया था और मेरी नेक ख्वाहिशात हमेशा अपने इस प्रोडक्शन हाउस के साथ है। मैं उनके साथ ही हूँ, ये नहीं कि मैं उनके साथ नहीं हूँ, लेकिन मैं किसी एक का रिस्पॉन्सिबल, जैसे कहते हैं ना, क्या रिस्पॉन्सिबल सीट पे, तो उस पर नहीं हूँ। मैं उनका वेल विशर हूँ, मैं उनके साथ रहता हूँ और मेरे वो दोस्त हैं। और मेरी मेरी एक ख्वाहिश है कि वो, जैसे मैं कहता हूँ कि हमारे जो रीजनल कंटेंट हैं और उसके ऊपर वो काम करें। भले हम रीजनल कंटेंट को उर्दू में बड़े ज़बरदस्त प्लेज हुए हैं, तो बल्कि मैंने कहा भी है अपने इस प्रोडक्शन हाउस को कि इसके ऊपर काम करें। फिर वो कहते हैं यूँ भी हम इसके ऊपर काम तो करें, कहानी बहुत अच्छी है, ये अफजल मुराद साहब ने कोयटा से जो है ना ये कहानी लिख के भेजी है और ये बहुत ही बेहतरीन कहानी है। लेकिन हम क्या करें, हमारा जो चैनल है वो कहते हैं कि नहीं जी, इस मौजू पे नहीं होना चाहिए, आप किसी और मौजू पे करें। तो ये चीज़ें बिल्कुल ठीक है खोजा साहब, ये जो आप जिस तरफ निशानदेही कर रहे हैं, बेसिकली यही सबसे बड़ा मसला है इस वक्त इंडस्ट्री का कि हर बंदा ये सोचता है कि कमर्शलाइजेशन यानी कि कुछ माशरे को डिलीवर नहीं करना, सिर्फ कमर्शियल एक एक्टिविटी हो रही है। यही है बात है असल में। हमने घी के डब्बे वाले को खुश करना है, सब क्या करें। चलें, बहुत शुक्रिया खोजा साहब आपके वक्त का। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। यहाँ पर नाज़रीन एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे तो मौजूद के ऊपर मजीद बात करेंगे। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर खुशामदीद। हमारे साथ मौजूद हैं आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान के प्रेसिडेंट अहमद शाह साहब। उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि ये कब से ऐसा होने लग गया कि फ़न और फनकार अदीब जो है वो सरहदों के पाबंद होने लग गए। शाह साहब बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया। शाह साहब, आप समझते हैं आर्ट्स काउंसिल पासबान इदारा समझा जा सकता है इसको, अदब का, तहजीब का, फ़न का, फनकार का, तो आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान के सदर की हैसियत से अहमद शाह साहब क्या समझते हैं कि ये जो हिंदुस्तान का कदम है ये किस तरफ लेकर जा रहा है सोसाइटी को? देखें, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात की एक बहुत पुरानी तारीख़ है। ये एक मुल्क से दो मुल्क बने, उसके बाद 47 के बाद भी टेंशन रही, फिर चीज़ें नॉर्मलाइज हुई, फिर जंगें हुई यहाँ पे। 48 में कश्मीर की जंग हुई, 65 में फिर हमारी बड़ी जंग हुई, फिर 71 में एक जंग हुई। लेकिन इन जंगों के बाद फिर दोबारा सूरत हाल नॉर्मलाइज होती रही। फिर एक ज़माने में बिल्कुल फिल्में बंद थी, लेकिन ये अर्ली 80s में फिर दोबारा से इंडिया की फिल्में यहाँ लगनी शुरू हुई और अब तो इंडियन फिल्में चल रही हैं यहाँ। फिर हमारे बहुत से आर्टिस्ट हिंदुस्तान में काम कर रहे थे। गुलाम अली साहब बॉम्बे शिफ्ट हो गए थे, फिर राहत फ़तेह अली ख़ान वहाँ का नंबर 1 प्लेबैक सिंगर थे, फिर आतिफ असलम ने जाके एक तहलका मचाया, फिर फवाद खान और मायरा खान ने वहाँ की लीडिंग फिल्म प्रोडक्शन हाउसेस के साथ काम किया, लेकिन कभी भी उनकी पजीराई वहाँ पर नहीं हुई और उन्होंने थ्रेटन फील किया हिंदुस्तान की फिल्म इंडस्ट्री ने। और किसी न किसी, आपको याद होगा राहत फ़तेह अली ख़ान पे इन्होंने टैक्स का केस बना के दिल्ली एयरपोर्ट पे उनको डिटेन कर लिया था। मादिया गौर का थिएटर डिसरप्ट किया गया। शाहिद रसाम की पेंटिंग एग्जीबिशन 1 घंटा पहले कैंसिल कर दी गई। पाकिस्तान से हमेशा एक पॉजिटिव जवाब इनको जाता रहा है। हम एक पीसफुल को एग्जिस्टेंस पे बिलीव करते हैं, हमारे मुल्क के अवाम, हमारी हुकूमत, और हमेशा हम पर एक ऐसे इल्ज़ामात भी लगाए गए जिनका कोई सर व पैर नहीं था और हम पे दहशतगर्दी का हमेशा इल्ज़ाम लगा। हालांकि सबसे बड़ी दहशतगर्दी का शिकार पाकिस्तान रहा। यहाँ हज़ारों बमों के धमाके हुए, हज़ारों यहाँ पर बेगुनाह सिविलियन, स्कूलों के बच्चे, आर्मी के जवान, पुलिस के, पैरामिलिट्री के जवान शहीद हुए। तो ये किसी ने तो किए थे और ये बॉर्डर के उस तरफ से ही होता रहा। कभी अफ़गानिस्तान के अंदर जो इनके एजेंट बैठे हैं, कभी हिंदुस्तान से, कभी कुछ और गैर मुल्की क़ुव्वत ने भी, क्योंकि हमारी जो जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशन है कि इवन पूरे सेंट्रल एशिया की और रशिया की भी गर्म पानियों तक रसाई हमारी पोर्टों के थ्रू होती है। फिर अफ़गानिस्तान को इसीलिए डिसरप्ट रखा गया हमेशा कि ये कॉरिडोर बनता है तरक्की का, तजारत का, रीजन में तरक्की ना हो सके। फिर हमारे बॉर्डर पे जो बलूचिस्तान के साथ हमारा बॉर्डर है अफ़गानिस्तान का,
एक तवील बॉर्डर है, उस पे जितने भी इंडिया के सफारत खाने खुलवाए गए, वहाँ से भी धमाके और इस किस्म की हरकतें हुई। हमने डिफेंड भी किया, लेकिन हमने उसको कोशिश की कि टॉलरेट किया। अभी हम तो हमेशा से जनरस रहे हैं। मैं 11 आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस कर चुका हूँ, आलमी मुशायरे कर चुका हूँ। हिंदुस्तान से शायर आते हैं, अदीब आते हैं, इंटेलेक्चुअल्स आते हैं, स्कॉलर्स आते हैं, सिंगर्स आते हैं और आते रहे। जब बॉम्बे में भी धमाके हुए तो हमारी पहली आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस आ रही थी और हिंदुस्तान के चोटी के अदीब गोपी चंद नारंग, शमी मनफी, डॉक्टर खलीक अंजुम, शाहिद माहौली, मखदूम मोइनुद्दीन के बेटे सब यहाँ कराची में मौजूद थे। सब यहाँ रह रहे थे। 7 दिन की कॉन्फ्रेंस थी। किसी को रत्ती बराबर ये एहसास नहीं हुआ कि उनकी मोहब्बत में कोई कमी आई है। जो कुछ हिंदुस्तान कर रहा था, हमने हमेशा इसका जवाब पॉजिटिव तरीके से दिया। मैंने तो अपने पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने भी कहा कि हम बुज़दिल थे कि हमने कश्मीर में जो इनके मज़ालिम हैं और जो बेगुनाह नहत्ते इंसानों को गुजरात में कत्ल किया गया, उस पर भी जो मौसर आवाज़ हमें उठानी चाहिए थी, हमने इसलिए नहीं उठाई कि शायद हमारे अमन को कोई ख़तरा ना हो। अभी ताज़ा वाक़या ये हुआ कि 22, 23, 24 फरवरी को कैफ़ी आज़मी एक बड़े नामवर इनकलाबी शायर थे, उनकी सेंटनरी की तकरीबात थी। शबाना आज़मी जो हिंदुस्तान की एक चोटी की एक्टर और एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने हमसे रब्ता किया था 6 महीने पहले और हमने रब्ता उन्होंने किया था। उन्होंने रब्ता किया और मतलब हम इस पर शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने रब्ता किया। उनको पता था कि आर्ट्स काउंसिल पाकिस्तान का एक बड़ा फ़ाल अदारा है और हमारी मुलाकातें लाहौर फेस्टिवल में जावेद अख्तर से और उनसे होती रही। बिल्कुल ऐसी। और जावेद अख्तर साहब को तो मैं 35 बरस से जानता हूँ, क्योंकि उनकी फैमिली भी यहाँ रहती है और वो यहाँ आते थे और मैं बिल्कुल नौजवान था उस वक्त से, एक उनसे मेरा ताल्लुक़ था। लेकिन जब ये हुआ और सुबह को वो डेस्परेटली मुझे फ़ोन करते रहे, फिर जब मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि ये सूरत हाल है। मैं समझ सकता था कि पुलवामा के वाक़े के बाद हिंदुस्तान में जो इंतहा पसंद दहशतगर्द हैं और जो नेहरू का, जैसे मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि नेहरू का सेकुलर लिबरल दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत का जो ख्वाब था, वो हिंदुस्तान अब मोदी के दहशतगर्द हिंदुस्तान में तब्दील हो चुका है। बिल्कुल। और ये पिछला इलेक्शन भी जो मोदी ने जीता, ये नफरत की बुनियाद पर जीता। बाबरी मस्जिद से जो सिलसिला शुरू हुआ तो राज कपूर की एक फिल्म हसीना मोइन उसका टेलीप्ले कर रही थी और उन्होंने दरख्वास्त की थी उनके बेटे ने, और हसीना मोइन ने रिफ्यूज़ कर दिया, वो मेरी गवर्निंग बॉडी में है, कि इन हालात में मैं आपका ये मैंने आपको लिख के दे दिया है, लेकिन आप मेरा नाम नहीं जाएगा उस फिल्म पे। कि जब जहाँ अच्छा, मैं इंसानों को इसमें भी नहीं बांटता कि मुसलमान मरा और हिंदू मरा। और मैं आपको बताऊं कि हिंदुस्तान में मुसलमान तो 15-20 हज़ार मुसलमानों के खून के नतीजे में इसको हिंदुस्तान में इक़्तिदार मिला। तो इसको समझ आ गई कि ये नफ़रत की बुनियाद पे सियासत कर। अच्छा, ये आपको पता है कि बड़े फ़ख्र से इसके इंटरव्यू मैंने देखे कि मैं ये चाय बेचा करता था। बिल्कुल। और अगर पहली बात ये कि कोई प्लस पॉइंट है, हम समझते हैं कि यार एक आम वर्किंग क्लास का आदमी चाय बेचते बेचते मुल्क का वज़ीर आज़म बन गया। लेकिन आप ये तो देखें कि चाय बेचने वाले का विजन इतना हो सकता है कि वो दुनिया की 100 करोड़ की आबादी के मुल्क को मैनेज कर सके, जिसमें सबसे ज़्यादा पोलराइजेशन है, सबसे ज़्यादा मज़हब और इंसानों मुख्तलिफ ज़बानें बोलने वाले लोग रहते हैं। तो जब वो चाय बेच बेच के उसका जी नहीं भरा तो फिर उसने खून की होली शुरू की और खून का एक बाजार गर्म किया। और आपको पता है कि ये लीडर नहीं था बीजेपी का, इसने जो टॉप लीडरशिप थी उसको भी बाय हुक और बाय क्रोक साइडलाइन पे किया और अपने आप को ये इंडिया का ज़ाती मामला है। पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान के दानिश्वर या मैं यहाँ के आर्टिस्टों का, शायरों, अदीबों का इलेक्टेड नुमाइंदा हूँ सबसे बड़े अदारे का, हमने कभी इसमें नहीं की। लेकिन एक ये जो लहर है, अब अगले महीने इलेक्शन है और ये इलेक्शन मोदी को खतरा नजर आ रहा है क्योंकि 6 सूबों में वो हारा है। बिल्कुल। और कांग्रेस का कोई मैं बहुत वो नहीं हूँ, क्योंकि इससे पहले तो आपको पता है कि वाजपेयी पाकिस्तान आए थे बस में और नवाज शरीफ के दौर में और बस भर के लाए थे और दोस्ती की बातें हुई थी। बीजेपी की पिछली हुकूमत, मोदी से पहले वाली हुकूमत, पाकिस्तान से दोस्ती करना चाहती थी। अब जो ये सूरत हाल है, इसके अंदर
मैं आपको बताऊं हिंदुस्तान में बहुत वाजपेयी सारे ने तो गजल भी लिखी थी, जंग ना होने देंगे, और पता नहीं बिल्कुल लिखी थी, वाजपेयी ने लिखी, शायर लुधियानवी ने लिखी है, जंग क्या मसलों का हल देगी, जंग तो खुद ही एक मसला खुद ही एक है। मसला है। कैफी आजमी ने 20 नज़में लिखी हैं। तो मैं ये कह रहा था कि शबाना आजमी को मैंने कुछ कंडेम नहीं किया था, मैंने जावेद अख्तर को इसलिए कंडेम किया कि पिछले 25 बरस में वो कोई मौका नहीं जाने देते, कोई मौका ना भी हो तो मौका निकाल के पाकिस्तान को बुरा भला कहते हैं। लेकिन शबाना ने ऐसा कुछ नहीं किया। तो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत ज़्यादा जावेद अख्तर को तबर्रा किया, लेकिन मैंने शबाना जी के बारे में सिर्फ ये कहा था कि वो एक्टिविस्ट हैं। उन्होंने गुजरात के मुसलमानों के कत्ल पे भी आवाज़ उठाई, हिंदुस्तान में ईसाई मिशनरियों को भी कत्ल किया जाता है, और ऐसे मॉडरेट हिंदू जो इनकी नफरत का प्रचार नहीं करते उन्हें भी कत्ल किया जाता है। बस हमें तो शबाना जी की ट्वीट की आखिरी लाइन पे सिर्फ दुख का इजहार किया था, जो उन्होंने ये लिखा था कि अब मुझे भी ऐसा लगता है कि अब हिंदुस्तान पाकिस्तान के अदीबों के आर्टिस्टों के राब्ते मजीद नहीं हो सकते। तो मैंने ये कहा था कि उनके वालिद, उनके दादा, उनका सारा ख़ानदान और फैज़ साहब और हसरत मुआनी और कुर्रतुल-ऐन हैदर सब ने कभी ये उम्मीद नहीं तोड़ी थी। और शबाना जैसी जो उम्मीद तोड़ देना भाल एक बहुत बड़ी शान एक एक्टिविस्ट है जो हिंदुस्तान में मोदी की तमाम ज्यादतियों के खिलाफ भी आवाज़ उठाती है। हमें मायूसी हुई है कि उन्होंने ये उम्मीद कैसे तोड़ी। अब मैं आपको एक बात बताऊं, आज के उसी रात 1:30 बजे शबाना आजमी ने मुझे टेक्स्ट किया है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। और उन्होंने सिर्फ अपने, वो बिल्कुल गुस्से में नहीं थी, हालांकि मेरी 32 मिनट की बहुत हार्ड हिटिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस इनके ना आने के खिलाफ नहीं थी। उसके बाद जो जावेद अख्तर ने ट्वीट किया था पाकिस्तान के खिलाफ, वरना मेरा इरादा ये था कि इसको खामोशी से हम पी जाएंगे, लेकिन जो ट्वीट हमेशा टॉलरेंस करते रहे, टॉलरेंस करेंगे। जब वो ट्वीट किया तो फिर मैंने हसीना मोइन, तलत हुसैन, हमने बैठ के प्रेस का उस पर उन्होंने अपने आप को एक्सप्लेन किया कि मैंने आपकी पूरी, अहमद शाह साहब, मैंने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस आपकी सुनी है और उसमें मेरा ये मतलब नहीं था। ट्वीट के जो लफ्ज़ होते हैं उसकी एक सर्टन लिमिट होती है। तो ये मेरे तीसरे ट्वीट की आखिरी लाइन थी और 2 ट्वीट उन्होंने फिर मुझे भेजे कि इसके बाद मैंने किए हैं। और फिर मैंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि हिंदुस्तान अगर वीज़े नहीं देगा तो हम काठमांडू में मिलेंगे, हम श्रीलंका में मिलेंगे, हम दुबई में मिलेंगे, यानी कि हम नहीं छोड़ेंगे अदब का रिश्ता अपने जो आपस का, हम नहीं छोड़ेंगे। अच्छा शाह साहब, ये जो वहाँ का मीडिया है इसका रवैया भी कोई बहुत अच्छा नहीं है। इस पे भी मैंने कमेंट किया था। मसला ये है कि मोदी ने चंद 100 मल्टीनेशनल को और चंद 100 खरबपति बना दिए हैं हिंदुस्तान में, और उनका पेड मीडिया है मेजॉरिटी में। और आपने नोट किया होगा कि वहाँ जो एक पद्मावत, एक फिल्म जिसमें पाकिस्तान का बादशाह कैरेक्टर था, लोगों को किलों से फेंक दिया गया, जिंदा जला दिया गया। तो ये मीडिया प्लांटेड मीडिया है। अप्रैल में इलेक्शन है, 25 मई से पहले नया वजीर आज़म मुंतखब होना है, तो उसके ऊपर ये प्रेशर है। और वो सारा का सारा उसको देखें, हिंदुस्तान में 50 करोड़ से ज़्यादा वो लोग रहते हैं, जिस पे 8 आने अगर गंदम पे या चीनी के या चावल के रेट पे किलो पे बढ़ जाएं तो उनके महीने का राशन का बजट आउट हो जाता है। और अभी जो पिछले इसका बजट आया है पिछले साल का, उसके बाद तमाम जो ज़रूरियात की अजनास हैं वो महंगी हो गई हैं, अमीर अमीर तरीन हो रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा पिछले साल कि अभी जिसकी बेटी की शादी हुई कि दुनिया में सबसे ज्यादा खर्चा हुआ, अंबानीज हो गए, टाटा, बिरला, बजाज, ये अमीर हो रहे हैं, गोदरेज। अमीर नहीं, ये दुनिया के अमीर तरीन लोग होते जा रहे हैं। और पहले जो वाजपेयी ने शाइनिंग इंडिया चंद लोगों तक था, या मीडिया में आपको नजर आता है। वहाँ के देहातों में जाके देखें, छोटे कस्बों में देखें। मैं खुद भी गया हूँ बॉम्बे। आप यकीन माने कि ये जो टीवी और फिल्म दिखाता है ना, आप सड़कों पे चले जाएं, गांव देहात में चले जाएं, गरीब इंतहाई पसमानदगी में रह रहा है और उनको ये आसरा था कि शायद ये हमारे लिए कोई इनकलाब आ रहा है। तो ये इसके ऊपर इंटरनल प्रेशर है, जिसकी वजह से हमें ये खदशा भी है कि ये कोई ना कोई एडवेंचर ना करे। अच्छा शाह साहब, एक बिल्कुल आखिरी बात की तरफ चलते हैं। आप तो अदीब की बात करते हैं, आप दावत भी देते रहे, उर्दू कॉन्फ्रेंस और इस तरह के बहुत सारे, एक नहीं कई चीज़ें आप लोगों के क्रेडिट के ऊपर है। मुस्तकबिल के लिए क्या उम्मीद देखते हैं कि इंडिया के साथ ताल्लुकात बहाल होते हुए नजर आ रहे हैं? अभी भी मैं तो अपनी हुकूमतों पर भी तनकीद करता हूँ अगर कुछ गलत हो। हमारे केस में मैं आपको बताऊँ, शबाना आजमी और वो बॉम्बे में रहते हैं, दिल्ली के हाई कमिश्नर से पाकिस्तानी जो हैं सोहेल साहब, उनसे हमारा रब्ता था।
इंटीरियर मिनिस्ट्री से रब्ता था। इस हद तक फैसिलिटेट पाकिस्तान की हुकूमत कर रही थी कि इनको जाना भी नहीं पड़ेगा पाकिस्तानी एम्बेसी, इनके पासपोर्ट घर पे पहुंचे। इनके पासपोर्ट एयर इंडिया से क्रू लेके गया। मेरा एक सिख हिंदू दोस्त है, उसका नाम नहीं ले रहा, वो दिल्ली में रहता है, वो पासपोर्ट ले जाकर के इनके वीजे हमारे सबके लगवा के लाता है। मतलब इस हद तक फैसिलिटेट इस हद तक हमारी जो वो एम्बेसी भी फैसिलिटेट कर रही थी। कितना जो भी है लोग हिंदुस्तान से आते हैं उनसे पूछेंगे हमारी एम्बेसी उनको कितना फैसिलिटेट करती है। लेकिन वो अभी जयपुर अमीना जा रही थी, अमीना सैयद जयपुर फेस्टिवल में पिछले साल, जायदा किसी को, अभी पीरजादा कासिम का अलीगढ़ में जश्न था फरवरी के आखिरी हफ्ते में। अच्छा। अभी पुलवामा का वाकया नहीं हुआ था। मेरी गवर्निंग बॉडी में सहर अंसारी की बेटी अंबरीन और पीरजादा कासिम के 2 महीने से पासपोर्ट पड़े हुए थे, उन्होंने वीजा नहीं दिया। एक अदबी प्रोग्राम था, एक शायर के साथ अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में जश्न मनाया जा रहा था। तो ये तो है, मतलब उन्होंने कभी, मैंने अभी शबाना जी को और उनको अपने इंटरव्यू में कहा कि आपकी बेटी जो है, आपकी बेटी की फिल्म लगी हुई है यहाँ पाकिस्तान में और 8-8 शो उनके चल रहे हैं हाउसफुल, और इस वाक़े के बाद भी लोगों ने फिल्म देखनी नहीं छोड़ी थी। बिल्कुल ऐसे ही है। और जब तक उन्होंने पाकिस्तान मतलब में हमारा टॉलरेंस है, हमारी तरफ से हर तरह से टॉलरेंस नहीं है, जेनरॉसिटी है। टॉलरेंस होता है खाली बर्दाश्त करना, जेनरॉसिटी है कि हमने इसके बावजूद ये सारी चीजों को जारी रखा है। बहुत शुक्रिया अहमद शाह साहब हमसे गुफ्तगू करने का। नाज़रीन यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, जब ब्रेक के बाद आएंगे तो प्रोग्राम को अगले सीन तक देखेंगे। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर खुशामदीद। बात कर रहे हैं पाक भारत कशीदगी पे और हमारे साथ मारूफ कॉमेडियन काशिफ खान साहब मौजूद हैं, अदाकार भी हैं, ये वहाँ काम भी कर चुके हैं। इनसे पूछते हैं कि इनका एक्सपीरियंस कैसा था और इस सारी चीज़ का जो अमल है उसका रद्द-ए-अमल जो है वो यहाँ के फनकार के ऊपर कैसे आएगा, यहाँ के अदीब के ऊपर कैसे आएगा, यहाँ के उस फनकार के पास कैसे आएगा कि जो जाकर इंडिया में अवार्ड्स भी लेता रहा है। बहुत शुक्रिया काशिफ खान साहब। खान साहब, आपका कैसा एक्सपीरियंस था वहाँ पर इंडिया में, आपने काम किया? एक प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होगा, एक लोगों का क्या एक्सपीरियंस होता है वहाँ, अवाम जो उसका क्या रद्द-ए-अमल होता है? हमारी अपनी सकाफ़त है अल्हम्दुलिल्लाह, और हमने पूरी दुनिया में पाकिस्तानी सकाफ़त को रूशनास करा है। और जब हम वहाँ जाते हैं तो वो ये सोचते हैं कि ये हमारे जैसे इतने तहज़ीब याफ्ता लोग कैसे हैं, क्योंकि जो डिफरेंस पाकिस्तानी, चाहे वो एंटरटेनर हो या एक्टर हो या कोई भी हो, वो थोड़ा सा तहज़ीब याफ्ता अलग से नज़र आता है। ज़ाहिर है कि हमारे अंदर जो अदब और सकाफ़त और जो हमें सिखाया गया, हम समझते हैं जितने हम बिल्कुल वैल्यूज़, और जितना हम डोमिनेट करते हैं इस तरीके से उन पर कि हमारा लबो लहजा, गुफ्तगू का अंदाज़, अदब, तमीज़, वो अल्हम्दुलिल्लाह उन तमाम से बेहतर है। तो यही वजह है कि पाकिस्तान से जो भी जाता है वो अलग नुमाया नज़र आता है वहाँ। अच्छा काशिफ साहब, उड़ी का हमला हो या पुलवामा का हमला हो, इस हमले के जवाब में एक सकाफ़त के ऊपर, फनकार के ऊपर भी एक हमला होता है, आप ये देखते हैं। तो आप लोग जो है उनको बैन करने से आप क्या समझते हैं, क्योंकि मकसद हासिल हो जाता है? देखिए, आपने वो सुना होगा, सांप निकल गया लकीर रह गई, होता है ना। तो जिन्होंने काम दिखाना होता है वो काम दिखा देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। जो फनकार है, हमेशा से अवामी सतह पर राब्ता नहीं टूटना चाहिए, हमेशा से अपनी कमज़ोरियों पर नज़र रखनी चाहिए। अगर वो ये कहते हैं कि कोई सरहद पार से आकर काम दिखा गया, तो इसका मकसद है कि वो सरहदी तौर पर उनकी जो कमज़ोरी को, बिल्कुल जो उनका काम है वो पूरा नहीं कर रहे हैं। बाकी यहाँ से हम लोग जाते हैं, जितने फ़नकार हैं आप देखें, चाहे सिंगिंग हो, चाहे एक्टिंग हो, चाहे कॉमेडी हो, जितने भी लोग यहाँ से गए उनसे बेहतर ही नज़र आए वर्ल्ड वाइड। अगर आप कंपैरिजन करें, क्या वजह अब तक एक आतिफ असलम, एक राहत फ़तेह अली, एक अली ज़फ़र वहाँ पर नहीं है? क्या वजह है कि एक उमर शरीफ, एक मोइन अख्तर, एक शकील सिद्दीकी, एक काशिफ खान या रऊफ़ लाला नहीं है वहाँ पर? तो वजह यही है कि यहाँ से जितने भी लोग हैं उन्होंने क्या डिलीवर करना है। हमें जो सिखाया गया, हमारी जो तरबियत है या जो माशरती सतह पर हमने सीखा है, वो ये है कि अवाम में क्या बात करनी है। अभी भी अगर हम इधर या उधर के लोगों को देखें तो कुछ लोग आपे से बाहर हुए हुए होते हैं, लेकिन कुछ लोग कम हैं जो पीस की बात कर रहे हैं, मिलाने की बात कर रहे हैं। और हकीकत यही है कि आज का एटम बम इतना ज़्यादा ताकतवर है कि फिर कुछ भी नहीं बचेगा। बिल्कुल ऐसे ही है, ना फनकार बचेगा, ना फिल्म बचेगी, ना सिनेमा बचेगा। बिल्कुल। अच्छा खान साहब, ये जो पाकिस्तान में प्रोडक्शन हो रही है ड्रामों की, फिल्मों की, आप ये समझते हैं कि ये इतनी मयारी है कि इंडियन कंटेंट का मुकाबला कर सके? क्योंकि लोगों को एक टेस्ट चाहिए ना, लोगों को तो आप ये कह रहे हैं कि एक थ्रिल चाहिए जो कि उस कंटेंट में उन्हें मिल रहा है। अब जाहिर है कि कोर्ट ने भी उसको बैन किया है, पैमरा ने भी बैन किया हुआ है, तो उस बैन के बाद आप क्या समझते हैं कि इतना गैप जो आएगा उसको हम लोग फिल कर पाएंगे? हमारे पास इतना क्वालिटी कंटेंट है या एक जैसे मौजूद है? देखिए,
मुकाबला जो होता है ना, अगर आप देखें कि उनका कंटेंट और हमारा कंटेंट, इसका किसी तीसरी जगह पे करा ले मुकाबला, तो पता लग जाएगा कौन से डोमिनेट करे। अब प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ जितने सिनेमा ओनर्स हो गए या और दूसरे जो इवन देखने वाले हैं, जो ऑडियंस है, वो पसंद वही कुछ करती है, क्योंकि हम कई सालों से वीडियो कैसेट्स के ज़रिए, हमारे यहाँ VCR के थ्रू ये कल्चर आ गया, तो हम ना चाहते हुए भी उसे लाइक करते हैं। बिल्कुल है। और हमारी चीज़ जो है कितनी ही मयारी क्यों ना हो, हम उसका मुकाबला खामखा, यानी होता है ना चींटी का मुकाबला हाथी से कर रहे हैं। हमारी बड़ी से बड़ी फिल्म 6-8 करोड़ में बन जाती है, 10 में बन जाती होगी, वहाँ तो एक गाना भी शायद 6 करोड़ में नहीं हो पाए, और उनके 6 करोड़ मतलब पाकिस्तानी 10 हो गए तकरीबन, जो करेंसी का डिफरेंस है। तो और फिर उनकी मार्केट देखें, अगर इस मौके पर पाकिस्तान अपनी छोटी सी मार्केट सिर्फ अपने टैलेंट के बेस पर, आप हमारे टैलेंटेड लोग देखें, वो जो फवाद खान का ड्रामा हम सफ़र रीटेलीकास्ट हुआ, यहाँ तो चल के ख़त्म हो चुका था, मायरा खान और वो अपना जो गोल्डन एरा था वो गुजार चुके थे, लेकिन जब टेलीकास्ट हुआ वहाँ पर, तो उनको पता चला यार पड़ोसी मुल्क में ऐसा कारामद बंदा है। और हकीकत ये है कि हिंदुस्तान अगर आप जाना चाहें नहीं जा सकते, कोई आदमी आम पाकिस्तानी इंडिया नहीं जा सकता जब तक उसके पास इनविटेशन ना हो। बिल्कुल। तो याद रखें कि हमारे यहाँ से जो भी वहाँ गया, बुलाया है तो गए, बुलाने पे गए हैं, और उन्होंने, यानी हम ये समझते हैं कि हमें इस बात पर अपने कॉलर खड़े कर लेने चाहिए कि हमारे बगैर, पाकिस्तानी कंटेंट के बगैर उनकी इंडस्ट्री अधूरी है। अच्छा, कॉमेडियन की हैसियत से जब आप वहाँ पर गए, अदाकार की हैसियत से भी आप पाकिस्तान में भी काम करते रहे, टैलेंट का अगर कंपैरिजन करें उनका और अपना, हमारे यहाँ बेशक इंडस्ट्री बहुत बड़ी नहीं है इसलिए महदूद लोग हैं, उनकी इंडस्ट्री बहुत बड़ी है। आपने खुद कहा कि उनका जितने का गाना होता है उतना हमारी पूरी फिल्म का बजट होता है। जाहिर है मुल्क भी बड़ा है, दिल हमारा बड़ा है। अच्छा, दिल तो हमारा बिल्कुल बड़ा है, तभी हम खुल के उनकी तारीफ भी कर रहे हैं, जिन जगह पर तारीफ भी करते हैं, और वो कंटेंट हम अपने यहाँ चलाने की इजाजत भी दिए हुए थे। अच्छा, टैलेंट जो है उसका अगर कंपैरिजन करें तो वो उसमें आप क्या समझते हैं, हम कहाँ खड़े हैं, वो कहाँ खड़े हैं? नहीं, हम फिर भी बेहतर हैं, क्योंकि हमारा बहुत रिफाइंड टैलेंट है। क्योंकि ये जो बच्चा कोई भी आता है ना, चाहे वो सिंगर हो, चाहे हमारे शोबे से हो, वो इतनी तगदौ करके इतना पक चुका होता है कि फिर वो बाकायदा उनका मुकाबला करता है। वहाँ पर तो ये है, क्यों कहते हैं ना, एक पत्थर उठाओ तो 4 निकल आते हैं। हमारे यहाँ तो शायद 100 में 2 ऐसे लोग होते हैं जो ओरिजिनल टैलेंट जिनमें होता है। बल्कि मैं ये समझता हूँ कि हमारी इस फील्ड में, जैसे आप हैं, आप ट्रू टैलेंट हैं, आपको शायद किसी सिफारिश की ज़रूरत ना रही हो, अपनी टैलेंट की बेस पर आए। इसी तरह हमारे यहाँ जो मेन स्ट्रीम में आता है ना आदमी, वो ट्रू टैलेंट होता है जब ही आगे आता है। हल्के फुल्के तो हिम्मत हार जाते हैं। आप ये कहते हैं कि हमारे यहाँ चांस उसको मिलता है जो प्रॉपर टैलेंट होता है? नहीं, चांस नहीं, जगह वो बनाता है, लेकिन चांस भले मिले, सिफारिश पे मिले, इसका मतलब क्वालिटी इतनी अच्छी है ना। बिल्कुल रिफाइन है, मैंने आपसे कहा बहुत रिफाइन। रेलू कट्टे नहीं आते, रेलू कट्टे नहीं आते। काशिफ साहब, ये जो फनकार को आप रोक देते हैं अपने मुल्क में आने से, तो इसकी आपने एक फन की एक आप ये कह लें कि हदूद बना दी, बाउंड्री लगा दी, ये अमल काबिल मजम्मत नहीं? बिल्कुल 100%। और बाकायदा तौर पर मैं ये कह देना चाहता हूँ आपके प्लेटफॉर्म से कि ऐसा नहीं होना चाहिए। देखें, आप खिलाड़ियों को रोक रहे हैं, फनकारों को रोक रहे हैं, टैलेंट को रोक रहे हैं। टैलेंट तो अपनी जगह बनाएगा, खिलाड़ी है, आपसे मुकाबला नहीं करेगा, कहीं ना कहीं मुकाबला करके उसने ऊपर आना है। लेकिन इस अमल से आपका जो तंग दिली है ना, वो साबित होती है कि आप इतने तंग दिल, आप एक्सपोज हो रहे हैं, आप ये बिल्कुल सही। और हकीकत है कि हमारे यहाँ से जो फनकार जाते हैं, अगर उस पर वो लोग कुछ करते हैं ना, अगर उसके खिलाफ, जैसे गुलाम अली साहब का कॉन्सर्ट नहीं होने दिया, या आतिफ असलम का आप शो रोक देते हैं, या फिल्म में से निकाल देते हैं, तो इससे नुकसान उन्हीं का हो रहा है। तो पूरी दुनिया के सामने जी कि आप नैरो माइंडेड हैं, आप यहाँ आकर अपने आप को ये साबित कर रहे हैं कि आप इतने कमज़ोर हैं कि आप किसी सतह पर पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर सकते। बिल्कुल डरपोक है। बहुत शुक्रिया काशिफ खान साहब हमसे गुफ्तगू करने का। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमारी कोशिश यही थी कि जो इंडिया की जानिब से जो सारे इक़दाम किए जा रहे हैं उसकी न सिर्फ मजम्मत भी की जाए, बल्कि अपने कॉन्टेंट को बेहतर करने के लिए भी बात की जाए। प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह।